Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. So today I am going to discuss on accounting standard 7, that is AS on construction contract. Earlier I have also uploaded videos on other AS, that is AS1, AS2, AS3, AS9. So if you have not watched yet, kindly go to my YouTube channel and go to the playlist section, that is accounting standards. Okay, so लेट्स स्टार्ट। टुडे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी हुई है तो मैं बता दूं आपको, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो बता दूं मैं आपको, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ये सीरीज चालू की है और भी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे है। तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट। उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अदर सब्जेक्ट रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है। दूसरी बात, आप इसमें भी आई बटन है, उसमें भी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ बोलना हो, कुछ ज़्यादा आपको आउटपुट चाहिए मुझसे, या फिर कहीं पर मैं और ज़्यादा ऐड वैल्यू कर सकूँ तो डेफिनेटली आपको बोलना है। ठीक है, कैसे बोलोगे? कमेंट करके, लाइक करके क्या करोगे? मुझे प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे। थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन, दैट इज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ assets और कम्बिनेशन ऑफ assets दैट आर इंटर रिलेटेड या इंडिपेंडेंट, यानी दोनों हो सकता है। यानी कि एक असेट्स को कंस्ट्रक्शन करना को हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। साथ ही ग्रुप ऑफ असेट्स भी हो सकता है, वो चाहे तो इंटर रिलेटेड हो सकते हैं या फिर इंटर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कभी कभार हम अगर एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, उसमें बहुत सारे हमें कंस्ट्रक्शन करने, बहुत सारे टाइप के असेट्स हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसे बोलेंगे इंटर रिलेटेड। और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टाइप्स के हो, तो उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। कॉम्बिनेशन तो है लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो आगे हम जरूर पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे। उसका क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ देयर डिजाइन, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ में वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यूज में डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की हम अगर बात करें तो दो तरीके की होती है। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। In some cases the contractor may require the customer to pay additional sum to compensate the contractor against cost escalations। कहने का मतलब यह है कि फिक्स्ड वाले एक जो होता है वो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें ये होता है कि फिक्स सम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पहले बोल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि इतने रुपये का ही है, इसमें और कोई एक्सक्लेशन हम नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कोई परसेंटेज आपको ऊपर से हम नहीं देंगे, उसमें टोटल जोड़ के ही आया हुआ होता है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन इसमें भी कभी कभार मिल जाता है आपको उससे ऊपर के वैल्यू। कब? वो कौन सा है? वो होता है, उसको बोलते हैं हम कि ओकेजनली, यानी नॉर्मली नहीं मिलता है लेकिन ओकेजनली अगर एस्केलेशन हो गया, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, उसमें बना हुआ है कि 5% तक रॉ मटेरियल या लेबर बढ़ेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 5% से ज़्यादा ही, जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको मैं 25% ज़्यादा पैसा दूंगा उस 5% पे। मान लो ऐसा लिखा हो, कुछ भी लिखा होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी पढ़ा हुआ है, अगर उसमें क्या कहते हैं कॉस्टिंग में, तो आपको आइडिया होगा। तो उस टाइम आपको थोड़ा ऊपर भी मिल जाता है फिक्स्ड सम से। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक एक्सेप्शन हो गया। अगर मान लो 10 लाख रुपया हमने फिक्स की थी, पता चला कि 1 लाख से वैल्यू बढ़ गई उसकी, तो 1 लाख रुपये का आपका तो लॉस हो जाएगा। तो उसमें बताया जाता है कि चलो यार, अगर 20,000 तक बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 से ऊपर जितना बढ़ा, यानी 80,000 और बढ़ गया, तो चलो 10,000 मैं भी दे दूंगा, तो 10,000 प्लस आपको मिलेगा। तो उसे हम बोलेंगे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप क्या बोलते हो, द कॉन्ट्रैक्टर इज रियम्बर्स फॉर डिफाइंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज। पहले तो आप डिफाइन कर लेते हो कि भाई इतना पैसा मेरे को लगने वाला है इसमें, प्लस मैं 10% या 15% या 5% ऊपर से लूँगा अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड। उसमें परसेंटेज भी हो सकता है, प्लस फिक्स्ड पे भी हो सकता है। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मुझे 10 लाख रुपया लग रहा है, ऊपर से मैं 1 लाख रुपया लूँगा, उसको क्या हम बोलेंगे, फिक्स्ड फी प्लस फिक्स्ड फी। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यानी दो तरीके की होती है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलते हैं कि कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? इसमें बोलता है कि दो तरीके का
इस वे में भी दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो पैसे पर था। अब ये बोल रहा है कॉम्बिनेशन हिसाब से भी दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है कंबाइनिंग और एक होता है सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेगमेंटिंग किसे बोलते हैं या फिर सेपरेटिंग भी उसको बोलते हैं। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर अ नंबर ऑफ असेट्स, नंबर ऑफ असेट्स को जब कवर करती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच असेट शुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कब? व्हेन, अगर ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन है उसमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग मानेंगे। कब बोल रहा है? जब इनमें से ये चीज़ें जो कंडीशन फुलफिल होती है। क्या? सेपरेट प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट नेगोशिएशन हैव बीन कैरिड आउट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच असेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बोल रहा है कि आप सेपरेट प्रपोजल सबमिट करते हो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपको सेपरेट निगोशिएशन हैव बीन मेड कैरी आउट, हर एक में निगोशिएट होते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये बोला, कॉन्ट्रैक्टिंग ने ये बोला, तो अलग अलग हुआ है। प्लस कॉस्ट और रेवेन्यू जो है आइडेंटिफाई है हर एक एसेट्स के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक असेट्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो सेपरेट है, उसको हम बोलेंगे सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कंबाइनिंग ए ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल कंस्ट्रक्शन। हम बोलेंगे, कब बोलेंगे सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज निगोशिएटेड एज सिंगल, जबकि एक साथ, मतलब उसका उल्टा, अगर एक ही साथ निगोशिएट हुआ है, उसके बाद बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्टर आर सो क्लोजली इंटर रिलेटेड। अब इंटर रिलेटेड इतना ही है, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकते। प्लस वो ऐसे परफॉर्म करता है, बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्टर आर परफॉर्म कंकरेंटली और इन अ कंटिन्यूस सीक्वेंस। कहने का मतलब है दो तीन चीज़ें में मेन मैं बता रहा हूँ। एक तो है कि निगोशिएट एक साथ ही हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा है कि उसका जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्टर का है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो कंटिन्यूस सीक्वेंस में कर रहा है, यानी एक ही साथ इन सभी को कर रहा है। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि आपको कॉस्ट को ना एलोकेट करने में दिक्कतें होती है। कॉस्ट तो एलोकेट होती है, लेकिन आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो उस टाइम में एलोकेट तो करते ही हम एट द एंड में, लेकिन डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होता है, तो उस टाइम में दिक्कतें होती है, तो बोला जाता है कि इसको हम एक ही मानेंगे। क्या मानेंगे? एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। ये थ्योरी पार्ट था हमारा, ठीक है, ये क्या पार्ट था? थ्योरी, थोड़ा और ही बचा हुआ है थ्योरी। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर बहुत सारे आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो बोल रहा है इट मीन्स द रेवेन्यू एज एग्रीड अपॉन एंड बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एक वैल्यू, एक रेवेन्यू एग्री होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। नॉर्मली सी बात है। इसमें आता क्या क्या है? तो सबसे पहले बोलते हैं कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एग्रीड होता है। सबसे पहले जो इनिशियल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हुआ था वो तो एग्रीड हुआ ही था, तो वो तो आएगा ही आएगा, चाहे फिक्स्ड बेसिस पे हुआ हो, चाहे फिर कॉस्ट प्लस बेसिस पे। ठीक है, दोनों आएंगे। जिस बेसिस पे आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसी बेसिस पे आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि इसमें ना हम वेरिएशन ऐड कर देंगे। क्या होता है वेरिएशन? कि अगर कुछ चेंजेज आएंगे तो उसको हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ था और बोल रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ अगर चेंजेज आएंगे, वेरिएशन, मान लो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो एक बिल्डिंग का था, उसको ना 2 फ्लोर बनाने थे, पता चला आप बोला कि 3 फ्लोर बना दो, तो ये वेरिएशन हो गया, तो नॉर्मली से पैसे बढ़ेंगे। वो जो पैसे बढ़ेंगे तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो बोल रहा है इस पैसे को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो बोल रहा है रिकॉग्नाइज व्हेन प्रोबेबल दैट कस्टमर विल अप्रूव वेरिएशन, यानी कस्टमर जब अप्रूव कर देगा तो आप रिकॉग्नाइज कर दो एज रेवेन्यू। नॉर्मली सी बात है, कस्टमर आपको बोल दिया ठीक है भैया पैसा मिल जाएगा, तो आपको रेवेन्यू तो बन ही गया ना। दूसरा बोल रहा है इनएक्टिव पेमेंट। इनएक्टिव पेमेंट क्या होता है कि जब आप टाइमली कंप्लीट कर देते हो जॉब, तो इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे? उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। मान लो बोलते हैं कि अरे यार आपने टाइम से कर दिया, इसके लिए हम आपको एज बोल सकते हो ना, वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको मतलब अप्रिशिएट करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बोल रहा है रिकॉग्नाइज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज सफिशिएंटली एडवांस दैट इट इज़ प्रोबेबल टू मीट और एक्सीड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहने का मतलब यह है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर रहा है या उससे ज़्यादा फुलफिल कर रहा है, कम नहीं फुलफिल कर रहा है। बोल रहा था 2 फ्लोर बनाने को आपने 1.5 फ्लोर बना दिया और बोल रहे हैं कि पेमेंट वो इनएक्टिव वाला मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूँ। नहीं भाई, पूरा का पूरा होना चाहिए, यानी कस्टमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद बोल रहा है कि प्लस प्राइस एक्सेलेशन। अभी हमने बात की थी, एक्सेलेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ मटेरियल का या लेबर का वैल्यू बढ़ गया, यानी कि आप उसको खरीदोगे आज के डेट में तो पैसे जितना सोचा था उसके 5% 10% से ज़्यादा वेरिएशन आ गया, मतलब जितना सोचा था ना वेरिएशन आएगा उससे ज़्यादा आ गया। उसके एवज में जो कॉन्ट्रैक्ट ही आपको पेमेंट देता है उसको भी आप ऐड करोगे। प्लस क्लेम। क्लेम क्या होता है? क्लेम ये होता है कि अगर आपको लॉस हुआ है किसकी वजह से,
कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हुआ है किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टर की कुछ कारण की वजह से, अब कुछ भी हो सकता है इसमें, तो हम वो भी उसके क्लेम ले सकता है, उसको ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे, अगर आपके कारण कॉन्ट्रैक्टी का कोई लॉस हुआ है या कॉन्ट्रैक्टी का आपने डिले किया है तो आप पे पेनल्टी चार्ज करेगा, तो वो आपके रेवेन्यू से ही काटेगा, तो उसको आप लेस कर दोगे। तो ये टोटल मिल के क्या बन जाएगा, ये टोटल मिल के बनेगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनकर्ड ऑन साइट रिलेटेड डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करेगा। रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय एनी इंसिडेंटल इनकम, यानी कोई कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी भी चीज़ से, नाम ही है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। एलोकेटेड कॉस्ट क्या बोलेंगे कि जब हम जैसे ओवरहेड होते हैं जिसको हम एलोकेट करते हैं, एलोकेट ही उसको तो कर सकते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट से रिलेटेड है, उसको हम जब एलोकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एलोकेटेड कॉस्ट। किस बेसिस पे करते हैं, तो कोई अच्छा बेसिस जो होता है, अच्छा बेसिस मीन्स एप्रोप्रिएट सूटेबल बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होता है कि ऐसा कॉस्ट जो किसी स्पेसिफिक असेट्स के लिए ही इनकर्ड किया गया हो, तो उसको डायरेक्ट उस पर चार्ज कर देंगे, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। ये तीन तरह की कॉस्ट होती है। अब बोल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑन कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू और कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर रिलायबली, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई एंड मेजर रिलायबली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तीन चीज़ें होंगी जब तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या तीन बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड, मेजर आप रिलायबली कर सकते हो, आप रिलायबली मेजर मतलब कर सकते हो कि हाँ भैया ऐसे कर सकते हैं, मेजरमेंट उसका हो सकता है। कॉस्ट का भी वही है कि आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो सही से, साथ ही उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, किस बेसिस पे आप करोगे रिकॉग्नाइज, तो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज मेथड पे। वो कैसे निकलता है, तो वो बोलता है कि कॉस्ट टिल डेट कितना हुआ, कॉस्ट टिल डेट कितना हुआ बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। अब इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो पहले ईयर में कॉस्ट टिल डेट हुआ था 4 लाख, टोटल हमने सोच रखा था कि 20 लाख खर्चे होंगे, तो कंप्लीशन क्या हो जाएगा 4/20 इंटू 100, यानी उसको हम क्या बोलेंगे 20%। 20% हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, 4 लाख और हो गए, और हमने एस्टिमेट अभी क्या हो गया हमारा कि 15 लाख और होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लाख इस साल हुए, 4 लाख प्रीवियस साल हुए, 15 लाख और होगा, तो टोटल एस्टिमेट आपका 20 अभी नहीं रहेगा, कितना बन जाएगा 4 हो चुका है, 4 इस साल हुआ है, प्लस 15 और होगा, यानी हम तब क्या बोलेंगे 23 लाख आपका टोटल एस्टिमेटेड है। तो ऊपर कितना आएगा 8, 4 पहले का और 4 अभी का, टिल डेट 8 हो गया, 8/23 इंटू 100। तो यहाँ पे कितने बच्चे क्या करते हैं 8/20 लिख देते हैं। तो टोटल एस्टिमेट मतलब ऐसा नहीं जो शुरू में हमने एस्टिमेट कर दिया, टोटल एस्टिमेट का मतलब होता है कि कितना खर्चा हो गया प्लस और कितना होने वाला है, टोटल कितना होने वाला है, और ऊपर में कितना खर्चा अभी तक हो गया है। तो इसको आप याद रखें, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको बोलेगा कि पहले ईयर में 4 लाख हुई, 20 लाख सोचा था, तो 4/20 इंटू 100, तो वो तो सही हो गया। दूसरे साल बोला कि 4 लाख और हो गया, और अभी और लगेगा 15 लाख, इसका मतलब एस्टिमेट कितना हो गया 4 + 4 + 15 23, और ऊपर में 8 आएगा, 8/23 होगा, 8/20 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है, ये तो परसेंटेज कंप्लीशन, दूसरा मेथड को बोलते हैं सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, ये भी एक मेथड है, लेकिन नॉर्मली वो ऊपर वाला मेथड ही चलता है। तीसरा बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो नाम के लिए काफ़ी हैं बस, ये ठीक है। आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो परसेंटेज मेथड वाले ही आएंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। WIP कैसे निकालते हैं, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड को कर दो बाय टोटल WIP कर दो, उससे निकलता है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन ज़्यादा किस पे बनते हैं परसेंटेज निकालने पे, साथ ही इस पे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। क्या है, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट सबसे पहले लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन सबसे पहले निकालेंगे, जैसे मैंने पहले चर्चा की है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जितना हमने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि भैया इतना रुपया मुझे लगेगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो हमने पहले निकाला भी था, उस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मान लो 20 लाख था, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मान लो 40% हो गया है, तो यानी आपको 20 लाख का 40% 8 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। तो 8 लाख रेवेन्यू लिख दिया, लेस कॉस्ट, मान लो कॉस्ट अभी तक 6 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तो 6 लाख रुपया यहाँ पे लेस कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टिल डेट आ जाएगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टिल डेट आ जाएगा 2 लाख रुपया।
अब यहाँ तक पहले साल के लिए है, अब 2 लाइन जो नीचे लिखी गई है वो दूसरे साल के लिए लिखी गई है। तो इस साल आपने 2 लाख रुपया प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया। अब दूसरे साल में आ जाओ, दूसरे साल में भी ये 3 चीज़ें होगी ही। क्या? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल डेट कैसे आएगा? मान लो आप 60% हो गया, मान लो आप 60% कंप्लीट हो गया, तो आपको कितने रुपये पैसे मिलेंगे? 12 लाख। तो 12 लाख रुपये आपको मिल गया। कॉस्ट आपको उस पिछले साल 4 लाख हुआ था, इस साल भी आपने बोला कि 5 लाख हो गए, तो यानी 9 लाख रुपये आपको कॉस्ट लग गए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टिल डेट कितना हो जाएगा? 12 लाख, 12 माइनस 9 यानी 3 लाख होगा। ये सही है, लेकिन इस ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कितना, करंट प्रॉफिट कितना आप रिकॉग्नाइज करोगे? तो इस ईयर के रिकॉग्नाइज करने के लिए आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर जो आपने रिकॉग्नाइज किया है उसको लेस कर दोगे, यानी लेस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में मैंने 2 लाख रुपये ऑलरेडी कर रखा है, तो 2 लाख माइनस कर देंगे और 1 लाख, जो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 लाख बचा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, तो 1 लाख ही करंट ईयर में होगा, क्योंकि 2 लाख तो मैंने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इस साल का करंट प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख। टोटल क्या हो गया? 3 लाख। ठीक है, यह मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। अगर आपको एक्सपेक्टेड कोई लॉस है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पैरा 35 और पैरा 36 इसके बारे में बात करती है कि कब बोलेंगे रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉस है? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से। तो जैसे आपको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, तो इमीडिएटली आप क्या करोगे? लॉस को रिकॉग्नाइज करोगे। अब बोल रहा है कि पैरा 36 बोल रहा है कि डिटरमाइंड सच लॉस इरेस्पेक्टिव ऑफ। अब जैसे आपको पता चल गया कि भैया कॉस्ट बढ़ गया है रेवेन्यू से, तो उसमें ये 3-4 नीचे की चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो। क्या चीज़ देखने की जरूरत नहीं है? कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कब वर्क कमेंस हुआ उससे मतलब आपको नहीं है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से भी मतलब नहीं है, प्रॉफिट्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं मतलब है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है, आपको लग रहा है कॉस्ट बढ़ गया है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, आप रिकॉग्नाइज कर दो इमीडिएटली लॉस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं जल्द से जल्द छोटे वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी भी मिल जाए और शॉर्ट टर्म आपका टाइम भी बहुत कम लॉस हो। तो थैंक यू सो मच।